भारत एक ऐसी भूमि जो इतिहास के हर पन्ने पर संघर्ष, शौर्य और समर्पण की अमर गाथाएं लिखती हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होगी मौर्य साम्राज्य से, जो 321 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ, और इसे पार करते हुए हम पहुंचेंगे स्वतंत्रता संग्राम तक, जब 1947 में भारत ने अपनी आज़ादी हासिल की। इस सफर में हम जानेंगे हर वंश, हर साम्राज्य और हर युग की कहानी, चाहे वह मौर्य, गुप्त और चोल साम्राज्य हो या फिर मुगल काल और ब्रिटिश शासन। हर एपिसोड में होंगे वे राजा और शासक जिन्होंने भारत को अपनी छाप से आकार दिया। आइए, इस भारत के इतिहास में एक महान नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले इस सम्राट ने भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आइए जानें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, जिसने भारत को एक नया साम्राज्य और दिशा दी। बहुत समय पहले 340 ईसा पूर्व में भारत की धरती पर एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक न तो किसी महल में पैदा हुआ था और न ही उसे किसी राजा का उत्तराधिकारी कहा गया। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां हर दिन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के जन्म को लेकर कई कहानियां हैं। कुछ का कहना है कि वह क्षत्रिय मौर्य वंश का था, जबकि कुछ यह मानते हैं कि उसका परिवार गरीब और साधारण था। पर इन तमाम कहानियों से परे एक बात निश्चित थी, चंद्रगुप्त का भविष्य साधारण नहीं था। उसका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी माँ, जो एक अत्यंत साहसी महिला थी, ने अकेले ही उसे पालने का संकल्प लिया। गांव में लोग कहते थे कि यह बच्चा कुछ खास है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जो यह बता रही थी कि वह साधारण बच्चों जैसा नहीं था। जब बाकी बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, चंद्रगुप्त अपने आसपास की दुनिया को बड़े ध्यान से देखता। वह पेड़ों की छांव में बैठकर पक्षियों को उड़ते देखता और सोचता कि या वह भी कभी उनके जैसा ऊंचा उड़ सकता है। चंद्रगुप्त का साहस उसके बचपन के दिनों से ही दिखने लगा था। एक बार गांव के बड़े बच्चे उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसे चुनौती दी कि वह गांव के बड़े तालाब के पास जाकर वहां बैठा सांप उठाकर दिखाए। बाकी बच्चे डर से कांप रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त निडरता से आगे बढ़ा। उसने सांप को अपनी चतुराई से काबू किया और सभी बच्चों को दिखा दिया कि डर केवल मन का एक भाव है। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह गर्मियों की एक दोपहर थी। बाजार में हलचल मची हुई थी। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं खरीदारी में व्यस्त थीं और व्यापारी अपने सामान के लिए जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसी भीड़ में एक बालक, चंद्रगुप्त, अपनी मां के साथ खड़ा था। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी जो भीड़ से अलग थी। उसी समय एक लंबा, दुबला पतला किंतु करिश्माई व्यक्तित्व बाजार में दाखिल हुआ। यह आचार्य चाणक्य थे। उनकी गहरी आंखें, लंबी दाढ़ी और मस्तिष्क पर पड़े शिकने इस बात का प्रमाण थीं कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जैसे ही उनकी नजर चंद्रगुप्त पर पड़ी, उनका मन ठहर सा गया। वह बालक बाजार के कोलाहल से बेखबर बड़े ध्यान से कुछ देख रहा था। शायद किसी व्यापारी के मोल भाव करने की कला। चाणक्य ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर पास आकर पूछा, क्या देख रहे हो बालक? चंद्रगुप्त ने बिना झिझक उत्तर दिया, यह व्यापारी दूसरों को भ्रमित कर रहा है, लेकिन जो उसे ध्यान से सुनेगा वह उसके झूठ को पहचान लेगा। चाणक्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। यह साधारण जवाब नहीं था, यह समझदारी और चतुराई का परिचय था। उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि यह बालक उनके लिए वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने चंद्रगुप्त से और भी प्रश्न पूछे, उसकी सोच, उसकी जिज्ञासा और उसके सपनों के बारे में। हर जवाब ने चाणक्य को और प्रभावित किया। फिर उन्होंने उसकी मां से बात की। उन्होंने कहा, यह बालक साधारण नहीं है। मैं इसे शिक्षा दूंगा और इसे महान बनाऊंगा। यह एक दिन सम्राट बनेगा। चंद्रगुप्त की मां ने थोड़ी झिझक के साथ अनुमति दे दी और उसी दिन से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया। शिक्षा और प्रशिक्षण का द्वार। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और उसे हर वह विद्या सिखाई जो एक राजा बनने के लिए आवश्यक थी। तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों में पले बढ़े चाणक्य ने
चंद्रगुप्त को राजनीति के गहरे सिद्धांतों से अवगत कराया। उन्होंने उसे सिखाया कि एक सच्चा राजा कौन होता है। राजा केवल सिंहासन पर बैठने वाला नहीं होता, चाणक्य ने कहा, बल्कि वह व्यक्ति होता है जो अपनी प्रजा का पिता, मार्गदर्शक और रक्षक हो। चाणक्य ने उसे युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। तलवार चलाना, घुड़सवारी, धनुष बाण और सेना का नेतृत्व करना। साथ ही उन्होंने चंद्रगुप्त को यह भी सिखाया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि रणनीति और कूटनीति से भी जीता जा सकता है। नंद वंश के खिलाफ विद्रोह। चंद्रगुप्त की शिक्षा के साथ ही चाणक्य ने अपनी बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य था नंद वंश का अंत। धनानंद, मगध का राजा, प्रजा पर अत्याचार करता था। उसकी क्रूर नीतियां और भ्रष्टाचार ने पूरे साम्राज्य में विद्रोह की भावना को जन्म दिया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपनी सेना तैयार करनी शुरू की। वे ग्रामीणों, छोटे राजाओं और धनानंद से असंतुष्ट सैनिकों को अपनी ओर मिलाने लगे। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त ने अपने साहस से लोगों को प्रेरित किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, युद्ध का पहला नियम है धैर्य। समय का इंतजार करना सीखो। जब समय सही होगा तो हम नंद वंश को मिटा देंगे। धीरे धीरे उनकी सेना बढ़ती गई और एक दिन विद्रोह का बिगुल बजा। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह एक संघर्ष था, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। यह चाणक्य और चंद्रगुप्त की अटूट जोड़ी की शुरुआत थी, जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। मगध का राजमहल चकाचौंध से भरा हुआ था, पर उसकी दीवारों के पीछे क्रूरता और अत्याचार की कहानियां छिपी थीं। धनानंद, नंद वंश का अंतिम राजा, अपनी शक्ति और संपत्ति के घमंड में चूर था। प्रजा उसकी लालच भरी नीतियों से त्रस्त थी, पर उसकी विशाल सेना और कुटिल योजनाओं ने विद्रोह की हर आवाज को दबा दिया था। इसी बीच चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध को मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से समर्थन मांगा। चाणक्य ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से न केवल सेनाएं तैयार कीं, बल्कि जनता में यह विश्वास भी जगाया कि बदलाव संभव है। चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने मगध पर पहला हमला किया, लेकिन धनानंद की सेना बड़ी और प्रशिक्षित थी। चंद्रगुप्त की सेना को कड़ा मुकाबला करना पड़ा और अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह पराजय चंद्रगुप्त के लिए एक बड़ा झटका थी। वह निराश और हताश था, पर चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, युद्ध हारने का मतलब यह नहीं कि हम युद्ध समाप्त कर दें। असली योद्धा वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और दोबारा पूरी ताकत से उठता है। पुनः तैयारी और दूसरा हमला। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर उस गलती को समझने में मदद की जो पहले प्रयास में हुई थी। उन्होंने रणनीतियों में बदलाव किया और सेना को और अधिक संगठित किया। चाणक्य ने धनानंद की कमजोरियों का पता लगाया। उसकी क्रूर नीतियां, प्रजा की नफरत और उसके दरबारियों के बीच आपसी ईर्ष्या। अब की बार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने धनानंद की सेना पर सीधा हमला करने के बजाय उसे धीरे धीरे कमजोर करने की योजना बनाई। उन्होंने मगध के छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। इस रणनीति ने धनानंद की सेना को बिखेर दिया। फिर सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध पर दूसरा हमला किया। यह लड़ाई निर्णायक थी। चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने पाटलिपुत्र को चारों ओर से घेर लिया। धनानंद के दरबार में हड़कंप मच गया। वह अपने अहंकार में चूर था और अंत तक यह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी सत्ता खत्म हो सकती है। 321 ईसा पूर्व की वह ऐतिहासिक रात थी जब चंद्रगुप्त की सेना ने धनानंद की सेना को परास्त कर दिया। धनानंद को महल से भागना पड़ा और उसके साथ नंद वंश का अंत हो गया। पाटलिपुत्र को जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने इसे अपनी राजधानी बनाया। यह न केवल मगध की बल्कि पूरे भारत की सबसे महत्वपूर्ण जगह बन गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे सिखाया कि सत्ता केवल विजय से नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण से चलती है। अब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। यह भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग
जिसने भारत को एक सशक्त और संगठित साम्राज्य का स्वरूप दिया। यह विजय केवल चंद्रगुप्त की नहीं, बल्कि चाणक्य की दूरदर्शिता, जनता की एकता और उन हजारों सैनिकों के साहस की भी थी जिन्होंने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। पाटलिपुत्र अब केवल एक शहर नहीं, बल्कि भारत की शक्ति और गौरव का प्रतीक बन चुका था। और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य के एक साधारण बालक से महान सम्राट बनने की कहानी का पहला अध्याय समाप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वह दौर था जब भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में विदेशी प्रभाव गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका था। सिकंदर, अलेक्जेंडर का आगमन और उसकी विजय यात्राएं भारतीय भूमि पर ग्रीक संस्कृति और राजनीति के बीज बो चुकी थीं। लेकिन 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य टूटने लगा। उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारतीय सीमाओं के निकट के इलाकों पर नियंत्रण कर लिया और ग्रीक प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विदेशी नियंत्रण को भारत की स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा समझा। अपनी विजय के बाद वह केवल मगध का सम्राट नहीं रहना चाहता था, बल्कि पूरे भारत को एकजुट और स्वतंत्र देखना चाहता था। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को और अधिक शक्तिशाली बनाया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह दो महान साम्राज्यों का संघर्ष था। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिमी भारत में अपनी सेना भेजी और सेल्यूकस के गढ़ों को घेर लिया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त की रणनीति और सेना की ताकत ने ग्रीक सेनाओं को झकझोर कर रख दिया। भारतीय सैनिकों की जुझारू भावना और चाणक्य की कूटनीति ने युद्ध को निर्णायक बना दिया। सेल्यूकस निकेटर को आखिरकार चंद्रगुप्त के सामने घुटने टेकने पड़े। इस ऐतिहासिक संधि ने न केवल ग्रीक प्रभाव को समाप्त किया, बल्कि भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य को भी एक नई दिशा दी। संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत के कई क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने 500 युद्ध हाथी देकर इस समझौते को संतुलित किया। इस संधि को और मजबूत करने के लिए सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। सेल्यूकस ने अपनी मित्रता का प्रतीक बनाते हुए राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इस युद्ध और संधि के बाद चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैल गया। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा और संगठित साम्राज्य बन चुका था। चंद्रगुप्त की इस विजय ने भारत में ग्रीक शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ग्रीक सेनाओं का प्रभाव कमजोर हो गया और मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारत में एकता और स्वाभिमान का प्रतीक स्थापित किया। राजदूत मेगस्थनीज की पाटलिपुत्र यात्रा ने भारत और ग्रीस के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक संवाद को नई दिशा दी। उसने अपने अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में लिखा, जो भारत के प्राचीन समाज, संस्कृति और प्रशासन का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल युद्ध नहीं जीता, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने का काम किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक संगठित, दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व विदेशी शक्तियों को परास्त कर सकता है। इस तरह चंद्रगुप्त ने न केवल मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि भारत को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कर एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। यह विजय भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यह केवल एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि यह भारत के इतिहास में एक संगठित और सशक्त प्रशासनिक प्रणाली की नींव थी। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने केवल विजेता बनने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि एक कुशल शासक के रूप में अपनी छवि स्थापित की। चंद्रगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली बनाई। साम्राज्य का विभाजन, उन्होंने पूरे साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और ग्राम इकाइयों में बांटा। प्रत्येक प्रांत का नेतृत्व एक राजा के प्रतिनिधि करता था। जिलों और ग्राम इकाइयों के प्रमुखों को शासन और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी दी गई। न्याय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, उन्होंने अपराधों को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए। न्यायालयों की स्थापना की गई
जहां सभी वर्गों के लोगों को न्याय पाने का अधिकार था। दंड प्रणाली में निष्पक्षता और कठोरता का संतुलन रखा गया। चंद्रगुप्त ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को साम्राज्य की रीढ़ माना और इसे मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। सड़कें और पुलों का निर्माण, साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए व्यापक सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया। व्यापारिक मार्गों को सुगम बनाया गया, जिससे व्यापारी आसानी से देश और विदेश में अपने उत्पाद बेच सकें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मौर्य साम्राज्य में विदेशी व्यापारियों का स्वागत किया गया। रेशम, मसाले, हाथी दांत और अन्य वस्तुओं का व्यापार यूनान, मिस्र और पश्चिमी एशिया तक फैला। सिंचाई और कृषि, सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया गया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कर प्रणाली को सुव्यवस्थित कर किसानों और व्यापारियों को संतुलित कर प्रणाली का लाभ दिया गया। सेना और सुरक्षा, चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को लगातार मजबूत और संगठित किया। उनकी सेना में पैदल सैनिक, अश्वारोही, हाथी और रथों का समावेश था। साम्राज्य की सीमाओं पर मजबूत किले और चौकियां बनवाई गईं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त के सबसे बड़े मार्गदर्शक थे। इस दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ की रचना की। अर्थशास्त्र ने शासन, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति और कूटनीति के सिद्धांतों को समाहित किया। यह ग्रंथ न केवल मौर्य साम्राज्य के लिए उपयोगी साबित हुआ, बल्कि यह आज भी प्रशासनिक और आर्थिक सिद्धांतों का एक अद्भुत स्रोत है। चाणक्य ने सिखाया कि एक राजा को केवल बल से नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए दूरदर्शिता और नीतियों का उपयोग करना चाहिए। चंद्रगुप्त के शासनकाल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जा सकता है। साम्राज्य में सामाजिक समानता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने जनता के लिए धर्म, संस्कृति और विज्ञान के विकास को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त ने यह सुनिश्चित किया कि उनके साम्राज्य के हर कोने में सुरक्षा, समृद्धि और शांति बनी रहे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन केवल एक साम्राज्य की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे शासक की कहानी थी जिसने भारत को एकता, शक्ति और संगठन का प्रतीक बनाया। उनका शासन भारतीय इतिहास में एक ऐसी नींव बना गया जिस पर आने वाले शासकों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया। इस अध्याय ने यह स्पष्ट किया कि चंद्रगुप्त केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे प्रशासक और नेता थे जिन्होंने भारत के भविष्य को नई दिशा दी। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमेशा से एक प्रेरणादायक यात्रा रहा था, एक साधारण बालक से लेकर महान सम्राट बनने तक। लेकिन उनका जीवन केवल विजय और शासन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाया। सत्ता का त्याग और आध्यात्मिकता की ओर चंद्रगुप्त, जो अपनी दूरदर्शिता और अद्वितीय नेतृत्व के लिए जाने जाते थे, वृद्धावस्था में राजनीति और सत्ता की चकाचौंध से दूर हो गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उन्होंने अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस किया। वह समझने लगे कि सत्ता, धन और वैभव से परे भी जीवन का एक उद्देश्य है। अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंपकर उन्होंने स्वयं को राजनैतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर लिया। चंद्रगुप्त को जैन धर्म के सिद्धांतों और उनके अहिंसा और तपस्या के मार्ग ने गहराई से प्रभावित किया। इस यात्रा में उनकी मुलाकात महान जैन आचार्य भद्रबाहु से हुई। भद्रबाहु, जो जैन धर्म के एक प्रमुख आचार्य थे, ने चंद्रगुप्त को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी विजय अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना है। चंद्रगुप्त ने अपनी शाही जीवन शैली, राजसी वस्त्र और भोग विलास त्याग कर एक साधु का जीवन स्वीकार कर लिया। उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की ओर प्रस्थान किया, जो जैन धर्म का एक पवित्र स्थल था। वहां उन्होंने एक साधारण गुफा में निवास करना शुरू किया और तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत संलेखना, अन्न जल त्याग कर मृत्यु की साधना का पालन किया। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त ने संयम और तपस्या का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने संलेखना व्रत का पालन करते हुए धीरे धीरे अन्न और जल का त्याग कर दिया। उनकी मृत्यु 277 ईसा पूर्व में हुई और इसे केवल एक शारीरिक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति के रूप में देखा गया। यह मृत्यु उनके लिए केवल एक मोक्ष की यात्रा थी, जहां उन्होंने सांसारिक बंधनों को पूरी तरह त्याग दिया। चंद्रगुप्त की विरासत। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक महान सम्राट ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्चा बल केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण,
और त्याग में है। उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीवन में सादगी और अध्यात्म का महत्व अमूल्य है। श्रवणबेलगोला में उनका स्मारक और उनकी गुफा आज भी इस महान राजा और साधु के जीवन की कहानी कहती हैं। इस अध्याय ने यह दिखाया कि चंद्रगुप्त केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा में भी जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनका त्याग और तपस्या इतिहास के उन अनमोल पन्नों में शामिल है जो सच्चे नेतृत्व और आध्यात्मिकता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। उनकी विजय, उनकी दूरदर्शिता और उनके द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य की नींव ने आने वाले युगों को आकार दिया। वह केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वह ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को और भी विस्तार दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित प्रशासनिक और सैन्य ढांचे को सशक्त बनाकर साम्राज्य को मजबूत किया। लेकिन असली चमक मौर्य साम्राज्य को तब मिली जब चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान ने सत्ता संभाली। अशोक ने केवल युद्धों में ही महानता नहीं दिखाई, बल्कि कलिंग युद्ध के बाद शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाकर एक आदर्श शासक का उदाहरण प्रस्तुत किया। अशोक की नीतियां और उनके शिलालेख आज भी भारतीय इतिहास के अमूल्य दस्तावेज हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो प्रशासनिक और सैन्य संरचना स्थापित की थी, वह आने वाले कई शासकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका साम्राज्य भारत का पहला केंद्रीकृत और संगठित साम्राज्य था। उन्होंने प्रांतों, जिलों और ग्राम इकाइयों में प्रशासन का बंटवारा किया, जिससे शासन कुशल और प्रभावी हुआ। उनकी सैन्य रणनीतियां और संगठन कौशल ने भारत को बाहरी आक्रमणों से बचाने में मदद की। चंद्रगुप्त ने दिखाया कि एक सशक्त शासन केवल ताकत के बल पर नहीं, बल्कि कुशल प्रबंधन, दूरदर्शी नीतियों और प्रजा के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से ही संभव है। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि साहस, बुद्धिमत्ता और मेहनत के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने इन संघर्षों को अपनी शक्ति बना लिया। उनकी विजय केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, उन्होंने प्रजा के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। उनकी महानता केवल उनकी विजयों और साम्राज्य विस्तार में नहीं थी, बल्कि उस विरासत में थी जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सौंपी। आज चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में स्थान दिया जाता है। उनकी कहानियां केवल इतिहास की किताबों में ही नहीं, बल्कि लोक कथाओं और परंपराओं में भी जीवित हैं। श्रवणबेलगोला के पवित्र स्थल पर उनकी अंतिम यात्रा का स्मारक उनकी त्याग और तपस्या की गवाही देता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा नेतृत्व केवल ताकत में नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा और भलाई में है। उनकी बनाई हुई व्यवस्थाएं और उनके आदर्श आज भी हमारे प्रशासनिक ढांचे में झलकते हैं। वह न केवल मौर्य साम्राज्य के निर्माता थे, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने वाले पहले शासक भी थे। उनकी वीरता और महानता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, जो हर बार हमें यह सिखाती हैं कि अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष और समर्पण कितना जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी केवल एक सम्राट की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन के हर पड़ाव पर महानता को परिभाषित किया। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, अपनी मेहनत, बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर महानता की ऊंचाइयों को छू सकता है। एक साधारण चरवाहे से लेकर एक विशाल साम्राज्य के निर्माता बनने तक का उनका सफर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह साबित करता है कि सही मार्गदर्शन, अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उन्होंने केवल अपने शत्रुओं को हराया ही नहीं, बल्कि भारत को एक सशक्त, संगठित और स्वाभिमानी राष्ट्र बनाया। उनकी सबसे बड़ी सीख, जो अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं, वही इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय भारत। आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शुरुआत की। उनका योगदान भारतीय इतिहास में अमूल्य रहेगा और मौर्य साम्राज्य का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में,
जिन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो जुड़े रहिए इस ऐतिहासिक यात्रा के साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले एपिसोड से जुड़े रहें।